जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले की 3 वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा दिया और पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, उसे पढ़ने के लिए आपको पहले इतिहास की एक समझ होनी चाहिए कि सिलेबस में हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो कितने भाग में डिवाइड होता है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। ठीक है। फिर मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई उसके बारे में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसमें कनिंघम, जॉन मार्शल के अंतर्गत 2 लोग थे, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे जॉन मार्शल की गलती को दूर किया, किसने, आर.एम. व्हीलर ने। देन मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर समझाया था हड़प्पा सभ्यता की जो है, बात समझ गए, उसके जो इतिहास खोजा गया और हड़प्पा सभ्यता के इतिहास में इतिहासकारों का या पुरातत्वविदों का क्या योगदान है, इतिहास कैसे खोजा जाता है, पहले वस्तु प्राप्त की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है, फिर उस वस्तु की तुलना वर्तमान से की जाती है, अपरिचित वस्तुओं की व्याख्या धर्म से की जाती है, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है कपड़े वगैरह के बारे में। ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। और हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका टाइम पीरियड, ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। आई होप आपने वो सारी वीडियो देखी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप उन वीडियो को देखना, क्योंकि तभी आप चीजों को अगर फॉलो करते हुए आओगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप जम करके 3rd वीडियो पे आ जाओगे, 4th पे आ जाओगे, तो चीजें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, थम्स अप कर देना भाई सारे बच्चे। और अब यहाँ पर समझने चलते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की लिपि। समझेंगे हम आज के टॉपिक में पुरातत्वविद सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करूंगा मैंने कहा था टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, और तसल्ली से टॉपिक को कवर करते हुए अपना चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है। क्या है हड़प्पा सभ्यता की लिपि? अब देखो, अगर मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात देखो, हम जो लिखते हैं, जो हमारी लिपि है, हम लिखते हैं शब्दों को, है ना। हम शब्द जो है उनसे बनाते हैं अक्षर, मतलब अक्षर से शब्द बनाते हैं बेसिकली हम। मतलब एक अक्षर होता है और अगर वो 2 या 2 से अधिक समूह में मिल जाए तो वही क्या बन जाता है, शब्द। जैसे मान लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए ना क्या है, ना एक अक्षर हो गया। अब ना से मेरा नाम बन जाए नितिन, तो एक शब्द हो गया, एक नाम बन जाए ना, एक मतलब एक पूरा क्या कर रहा है, एक किसी चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही अब हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी लिपि के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, बात समझ गए नहीं समझ गए, आप इस बात को ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। मैंने कहा ये लोग ना शब्द ना लिखकर चिन्ह बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? चिन्ह। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो अक्षरों वाली, शब्दों वाली नहीं थी। ये लोग चिन्ह क्रिएट करते थे आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, और इसीलिए इस लिपि को आज तक पढ़ने में जो विद्वान है वो क्या है, असमर्थ है। यानी कि विद्वान जो है वो इस लिपि को, विद्यमान लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? यानी कि ये लिपि जो है आज भी रहस्यमयी लिपि है, पढ़ नहीं पाए, है ना। यानी कि हम इस लिपि को पढ़ने में आज भी क्या है, फेल है। मतलब हमने आज भी ये लिपि नहीं पढ़ी, और ये लिपि किसी के समझ में आती भी नहीं है। देखो एक्चुअली में अब आप देख सकते हो कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, अब यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा स्वास्तिक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्वास्तिक। अब ये स्वास्तिक नहीं है, अब आपको यू लग रहा होगा, ये भैया कुछ भी लग रहा है ना। बस समझिए, मतलब अब इस लिपि, ये जो इनके शब्द हैं, मतलब ये एक्चुअली में कुछ है लिखा हुआ, है ना। अब क्या लिखा है, ये क्या मैसेज है, या फिर कह सकते हो इसमें इस शब्द का मतलब क्या है, तो कोई मतलब हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है। समझ गए? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक। ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए चिन्ह बनाते थे, है ना। और देखो ये मोहरों पर इनकी लिपि बनी हुई है। इस पे? मोहरों पे। समझ गए? क्लियर? तो आप देखोगे ये जो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, अब ये मोहरों पर जो लिखा हुआ है ये आज तक हमारे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो इस पे चित्र बने हुए जानवरों के जैसे, उनको हमने समझ लिया है। बात समझ रहे हो? क्लियर है? तो सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। विद्वान पढ़ने में से क्या है? फेल। फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि इस लिपि में टोटल कितने चिन्ह मिले हैं, तो ध्यान रखना, हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी मिली है। मतलब जैसे मान लीजिए 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3 चिन्ह, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करके कुल हमें हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग टाइप के कुल कितने चिन्ह मिले हैं। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में कुल जो चिन्ह मिले हैं वो 375 से 400 मिले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कितने चिन्हों की संख्या मिली है? 375 से 400 के मध्य हमें चिन्हों की संख्या मिली है। मतलब इस टाइप के अलग अलग चिन्ह मिले हैं 375 से 400। और एक हमें जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर अभिलेख मिला, उस एक अभिलेख में कुल कितने चिन्ह मिले हैं, तो ध्यान रखना, एक अभिलेख में हमें 26 अलग अलग तरह के चिन्ह मिले हैं। बात समझ गए? और उनसे बनी हुई कोई मैसेज या कोई बात थी। ठीक है, मतलब एक सबसे बड़ा शब्द हमें कितने चिन्ह मिले?
26। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा। उसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, बात समझ गए, उनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो आप बोलना भैया हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों की लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, मतलब वो यहां की तरफ से लिखना शुरू करते थे और इधर की तरफ लिखते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये इनकी जो पहली लाइन है वो कैसे होती थी? इनकी पहली लाइन होती थी दाईं से बाईं ओर, और ये फिर दूसरी लाइन लिखते थे यहां से इस तरफ, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है वो उनकी कैसी होती थी? वो होती थी बाईं से दाईं ओर। बस आपको किताब में कितना मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, बात समझ गए नहीं समझ गए, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, व्यापार करने के लिए चिन्हों को बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को विद्वान पढ़ने में आज भी क्या है? असमर्थ हैं, हम इसे नहीं पढ़ पाए हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो आध इतिहास में आ जाता है। मतलब ये लोग लिखना पढ़ना जानते थे, बट हमें इनके बारे में नहीं पता कि ये लिखते क्या थे, क्या पढ़ते थे, क्योंकि हम इनकी लिखाई और पढ़ाई को समझ नहीं पाए, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने बताया था इनकी लिपि में कुल कितने चिन्ह मिले? 375 से 400 चिन्ह, मतलब ये इस तरह से, समझ गए। और एक अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। सबसे बड़े अभिलेख में कितने चिन्ह मिले? 26। और इनकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ये लोग क्या लिखते थे? राइट टू लेफ्ट लिखते थे, उर्दू की तरह। पहली लाइन इनकी उर्दू की तरह होती थी और दूसरी लाइन ये हिंदी की तरह लिखते थे, समझ गए। पहली लाइन की यहाँ वहां से आएगी लिखते हुए और दूसरी लाइन यू लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन यू आएगी, चौथी लाइन यू जाएगी, मतलब इस तरह से लिखते थे। ये बात हमें कैसे पता लगी? क्योंकि जब हम इनके लिपियों को पढ़ा, जब हमने इनके चिन्हों को पढ़ा, तो इधर के अक्षर बड़े होते थे और इधर के अक्षर छोटे होते चले जाते थे। मेजरली इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया, जब देखा गया तो ये पाया गया कि इनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की लिपि से कोई भी क्वेश्चन नहीं छाएगा, और अगर वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि पूछता है 2 नंबर में तो आप अब बहुत इजीली इस बात को समझा पाओगे। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। यह है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो इनकी लिपि है, ठीक, भाव चित्रात्मक। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लगा लो भाई इस पे इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा एज इट इज, या फर्स्ट टर्म में या प्री बोर्ड में। और अगर हुआ अच्छी किस्मत तो कभी कभी 2 बार क्वेश्चन आता है, ये या तो बोर्ड में आता है या प्री बोर्ड में आता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में भी आने के से पूरे चांसेस होते हैं। ध्यान सुनना, क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक जो है, बात समझ गए, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता कैसे लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? सबसे पहली बात देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप अपने समाज में जहां आप रहते हो, इस बात का पता कैसे लगाओगे कि आपके समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता यानी कि अमीरी गरीबी कैसी है, तो आप कहोगे भैया देखो मैं व्यक्तियों को देख लूंगा कि उनके रहने का तरीका कैसा है, उनके घर कैसे हैं, उनके घर में जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं। अगर उनका घर बढ़िया है, घर में रखी हुई वस्तुएं बढ़िया हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनके मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उससे मैं उनका पता लगा सकता हूं सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी आर्थिक स्थिति है या बुरी। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं उनको देखूंगा ना भाई, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग तो हमें मिलेंगे नहीं कि भाई बंदा चल रहा है, नहीं ना भाई। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अमीरी और गरीब जो थे उसका पता कैसे लगाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में किस घर में अमीर रहता था, किस घर में गरीब रहता था, कहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, कहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बेकार थी। जैसे आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में, आपने पढ़ा होगा ना कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 2 शहरों में बांटा गया था, दुर्ग में और निचला शहर में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को कितने भागों में बांटा गया था? दुर्ग में और निचला शहर में। और वहां पर आपने एक लाइन भी पढ़ी होगी, आपने कहा होगा ना, पढ़ी होगी लाइन आपने, कि हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग जो है उसमें अमीर लोग रहा करते थे, संपन्न लोग रहा करते थे, और निचले शहर में कौन से लोग रहा करते थे? सामान्य। अब बताओ भाई ये बात हमने किस आधार पर कह दी कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग में और निचला शहर में। और दुर्ग में रहने वाले लोग जो अमीर थे, व्यापारी वर्ग थे, या फिर वो लोग संपन्न वर्ग थे। अभी किस आधार पर कह दिया मैंने भाई? और मैंने कैसे कहा कि निचले शहर में सामान्य लोग रहा करते थे? यानी कि मैंने कोई चीज तो स्टडी करी होगी, कहीं से तो मैंने किस चीज का अंदाजा लगाया होगा। तो आप कहोगे हाँ भैया हमने ये बात पता लगाई, हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में जो अमीर लोग रहा करते थे उसका अंदाजा लगाया गया इस बात से कि सबसे पहली बात कि भैया जो दुर्ग में घर मिले वो घर जो थे लग्जरी थे, मतलब वो चिकनी मिट्टी के बने हुए थे। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो दुर्ग था उस दुर्ग वाले शहरों में यानी कि दुर्ग वाले हिस्से में जो घर मिले, उन घरों के अंदर जो वस्तुएं मिली वो वस्तुएं निचले शहर के घरों की वस्तुओं की तुलना में थोड़ी लग्जरी थी। समझ गए? क्लियर? फिर आप बोलोगे कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो दुर्ग मिला, दुर्ग के अंदर जो हमें कब्रें मिली, उन कब्रों के पास हमें कोई ना कोई चीजें दफन मिली। मतलब दुर्ग में जो मिलने वाली कब्रें थी उन कब्रों के पास में, बात समझ गए, क्या मिला हमें? कोई विशेष वस्तु दफन मिली। और निचले शहर में जो कब्रें मिली उन कब्रों के पास हमें कुछ भी नहीं मिला मिट्टी के अलावा। तो इसका मतलब यहां पर रहने वाले जो लोग थे वो अपने मृतकों के साथ दफन करते समय कुछ भी नहीं दफनाया करते थे,
क्योंकि उनके पास था ही नहीं, दफनाएंगे कहां से। और यहाँ के लोग अमीर थे, इसीलिए मरने वाले के साथ वो कुछ चीजों को, विशेष चीजों को दफनाया करते थे, है ना। लेकिन ये परंपरा नहीं थी, ये सिर्फ वही फॉलो करते थे जो अमीर लोग थे, परंपरा तो नहीं थी ये, समझ गए। तो मैं कह सकता हूं कि दुर्ग में रहने वाले लोग इस आधार पर कि ये संपन्न थे, ये अमीर थे। अब समझ आया। तो वही वो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अमीरी और गरीबी का पता किस प्रकार लगाया गया, कैसे कहा गया कि दुर्ग में रहने वाले लोग संपन्न थे और निचले शहर में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब वो सामान्य वर्ग थे। बात समझ गए, क्लियर। वही चीज क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। अब समझ आई मेरी बात आपको। अब अगर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हम किस आधार पे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद कौन, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं। बात समझ गए, क्लियर है। वो सबसे पहला जो क्या स्टडी क्या करते हैं, शवदानों का अध्ययन। अब ये शवदान क्या होती है, कब्र। शवदान क्या होगा भाई, कब्र। ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर जो लोग थे वो अंतिम संस्कार करने के लिए मृतकों को दफनाया करते थे, है ना। कई लोग जो थे वो जलाया करते थे, बट जलाने के बहुत कम साक्ष्य मिले, बहुत ही कम। ठीक, दफनाने के सारे साक्ष्य, मतलब ज्यादा करके वो लोग दफनाया करते थे। और लवारिस लाश जो थी ना, वो से वो मतलब खुले में छोड़ दिया करते थे, है ना, पशु पक्षियों को खाने के लिए। ये उनका रिचुअल था बेसिकली, दफनाने पे ज्यादा विश्वास था उस टाइम पर, मतलब दफनाया जाता था। ठीक है। अब शवदानों का अध्ययन करके, मतलब हमने हड़प्पा सभ्यता में कब्रों को स्टडी किया। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखना, यहाँ लगा रखा है। अब देखो, जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली, कब्र है। अब ये क्या है, कब्र। कब्र मतलब एक मृतक जो है लेटा पड़ा है, सो रहा है यहाँ पे भाई साहब, है ना। अब जो हमें कब्र मिली, इसकी कब्र के आसपास हमें देखो यहाँ पर कुछ विशेष वस्तुएं मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब ये वस्तुएं इसकी कब्र के आसपास दफन थी। तो जो लोग अपने मृतक के साथ विशेष वस्तुएं दफनाते थे, और हमें हड़प्पा सभ्यता में कब्र मिली जिस कब्र के साथ, बात समझ गए, जैस्पर क्या था, जैस्पर, साफ्टिक, क्वार्टर्ज, मतलब इनसे, और इसके बाद मैंने बताया और शंख के छल्ले मिले। क्या मिले, शंख के छल्ले। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर। और मनकों से बने हुए सूक्ष्म हमें आभूषण मिले। मतलब हमें हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ कब्रें थी, उन कब्रों से आभूषण, शंख के छल्ले, जैस्पर, साफ्टिक, इनके मनके मिले और बेस कीमती चीजें मिली। तो कुल मिलाकर ये बात कंफर्म हुई कि ये जो मृतक था जिसको दफनाया गया है, इसके परिजनों ने इसके साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाया था। वो इसलिए दफनाते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हमारा जो मृतक है जब ये पुनर्जन्म लेगा तो ये सारी वस्तुएं इसके जीवन को जीने में काम आएंगी और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। तो बेसिकली इसीलिए जो धनाढ़ी वर्ग था, जो धनी वर्ग था, संपन्न वर्ग था, वो अपने मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाया करता था। ये उनकी परंपरा नहीं थी, ये सिर्फ धनी लोगों का ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था उनका कि ये सारी वस्तुएं उसको पुनर्जन्म में प्राप्त हो जाएंगी, उसके जीवन को चलाने में उसको आसानी होगी। परंपरा नहीं थी ये, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि भैया जी जो बंदा लेटा हुआ है, XYZ जो भी है ये भाई, है ना, ये व्यक्ति जो है इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी। अब अगर ये कब्र हमें निचले शहर में मिली है तो भैया इसका मतलब निचले शहर में भी अमीर लोग रहा करते थे। और अगर ये कब्र हमें कहां मिली है, दुर्ग में, तो इसका मतलब दुर्ग में रहा करता था ये बंदा अमीर। समझ गए, मतलब ये भी पता करना कि कब्र मिली कहां से, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इस आधार पर पुरातत्वविद बात को बताते हैं, किसका अध्ययन करके, शवदानों का अध्ययन करके। बात समझ गए। अब जिन शवों के पास हमें क्या मिली भाई, जिन शवों के पास हमें बेस कीमती वस्तुएं मिल गई, क्या मिल गई, वस्तुएं मिली। बेस कीमती मतलब समझ गए ना, बहुमूल्य वस्तुएं मिल गई। क्या मिल गई, बहुमूल्य वस्तुएं मिली। बात समझ गए। जैसे बहुमूल्य वस्तुएं क्या मिली, आप पढ़ोगे कि हमें कुछ कब्रों के पास आभूषण मिले, शंख मिले, मनके मिले और बेस कीमती, है ना, कुछ वस्तुएं मिली। तो उन वस्तुओं के आधार पे जिन शवों के पास मिली, हमने कहा कि भैया इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। अब बोलोगे भैया इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, यानी कि ये लोग संपर्क वर्ग से थे। और जिन शवों के पास, जिन कब्रों के पास हमें कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली, तो हमने कहा क्या, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो निम्न थी और ये संपन्न वर्ग में नहीं आते थे, मतलब ये डाउन थे। क्लियर है। तो ये मेथड समझ में आया कि हमने किस आधार पे कहा कि भैया हड़प्पा सभ्यता में क्या बोलते हैं, इन लोगों की, इस एरिया में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी या इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। तो सबसे पहला उनकी कब्रों को स्टडी किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछेगा, विलासिता की वस्तुओं की खोज। जैसे भाई एग्जांपल मान लो ना, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं। अब एक दोस्त जो है उसके, वो भाई उसके पास कार है, बात समझ गए, उसके पास 3-4 बुलेट है और भाई वो बहुत संपन्न वर्ग है, उसके घर बहुत अच्छा है, बड़ा सा घर है उसका, ठीक, उसके हाथ में भैया एप्पल का फोन है। तो आप कहोगे भैया इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छी है। और एक दोस्त आपका, उसके पास कीपैड का फोन है ना, और उसके पास एक नॉर्मल सा घर है, गाड़ी वाड़ी नहीं है उसके पास, तो आप कहोगे इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बेकार है। मतलब बेकार इन द सेंस सामान्य वर्ग से है।
तो आपने क्या करा, उसकी विलासिता की वस्तुओं के आधार पर उसकी तुलना कर दी। तो वैसे ही मैंने कहा ना, हड़प्पा सभ्यता में अब मेरी गरीबी का पता लगाने के लिए विलासिता की वस्तुओं की खोज की गई और इसमें घरों से प्राप्त वस्तुएं, किससे, घरों से प्राप्त वस्तुओं की तुलना की गई। अब जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग था, क्या था, जो दुर्ग में मिलने वाली चीजें क्या थी, वो बहुमूल्य थी, वो एक्सपेंसिव थी। बात समझ गए नहीं समझ गए? एक मिनट। और उन वस्तुओं का जो जो बनाने का तरीका था, जैसे फाइनोस के बने हुए लघु पात्र जो काली मिट्टी की परत चढ़ाए हुए होते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक मर्तबान था जिसको बोलते हैं हड़प्पाई मर्तबान। बेसिकली वो काली मिट्टी की परत को चढ़ाकर बनाया जाता था। अब वो हमें कहां से मिला, वो हमें मिला दुर्ग वाले इलाके से ज्यादा मिला। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया ये जो एक्सपेंसिव चीज है, बात समझ गए, जो किसका बना था, फाइनोस का। किसका बना हुआ था, फाइनोस का बना हुआ था। वो फाइनोस का बना हुआ एक हड़प्पाई मर्तबान जिसको बोलते हैं हड़प्पाई मर्तबान, जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी। ये हमें ज्यादा करके क्या मिला, दुर्ग से मिला। कहां से मिला, दुर्ग से। तो हमने इस आधार पर बता दिया कि भैया इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छी है। जैसे आप देखो, ये दो बर्तन है, आपको दिख रहे हैं, देखो ये भी बर्तन है, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं बर्तन, यानी कि मिट्टी के बने बर्तन, इनको बोलते हैं मृदभांड। क्या बोलते हैं, मृदभांड। बात समझ गए नहीं समझ गए? और ये भी बर्तन ही है, ये भी मृदभांड है। लेकिन आप अगर इन दोनों बर्तनों को देखोगे तो इन बर्तनों को और इन बर्तनों को ध्यान से देखो तो आप पाओगे इन बर्तनों पे नक्काशी की गई है, मतलब इन पर कोई ना कोई चीज बनाई गई है, काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है इनके ऊपर, और ये सामान्य बर्तन है। ठीक, अब जो इन बर्तनों को यूज कर रहा है उसकी आर्थिक अच्छी होगी क्योंकि एक्सपेंसिव बर्तन है, और जो इन मृद भांडवों को यूज कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति नॉर्मल होगी क्योंकि ये नॉर्मल बर्तन है। जैसे आप देखोगे ना कि भैया मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पर प्लेटें भी बहुत अच्छी होती हैं, नहीं समझे, क्लियर। और नॉर्मल कोई दुकान वाला है डिस्पोजल में दे देगा आपको, समझ गए नहीं समझ गए? तो दोनों में एक तरीका फर्क हो जाएगा। अब मान लो आप 5 स्टार होटल में जाओ, वो आपको पत्तल में पकड़ा दी चीजें, लो भाई चौमिन पत्तल में खा। आप वहां देखोगे प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका अलग हो जाता है उनका, तो एक्सपेंसिव चीज हो जाती है। तो वही देखो बर्तनों में फर्क। तो विलासिता की वस्तु, तो हड़प्पा सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं में अंतर था। जैसे हमें सुई, झावा, चक्की, मृदभांड ये नॉर्मल घरों से मिले, लेकिन हमें फाइनोस के बने लघु पात्र, मनके, है ना, और हमें सोना वो बहुत कम प्राप्त हुआ। और वो जहां से प्राप्त हुआ, बात समझ गए, वो ज्यादा करके स्थान दुर्ग के आसपास था, है ना। और वहां जहां पर वो वस्तु प्राप्त हो रही है, हमने जब वहां के आसपास के घरों को देखा तो घर भी बहुत अलग बने हुए थे। तो इसका मतलब उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी थी। समझ आया कि नहीं आया? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी कि हड़प्पा सभ्यता में जो पुरातत्वविद थे उन्होंने कैसे बताया कि दुर्ग में रहने वाले लोगों का जो स्टेटस था वो अच्छा था, और जो निचला शहर था उसमें रहने वाले लोगों का जो स्टेटस था, जो आर्थिक स्थिति थी, वो नॉर्मल थी। तो आप बोलोगे पहला उन्होंने क्या तरीका अपनाया, शवधानों का अध्ययन किया, कब्रों का अध्ययन करके उन्होंने बताया जिन कब्रों के पास क्या मिली, बेशकीमती वस्तुएं मिली, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी। जिन कब्रों के पास कुछ नहीं मिला उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, नॉर्मल या सामान्य थी। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं की खोज, हमने घरों को स्टडी किया, घरों में मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर हमने बताया कि इस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और इस घर की आर्थिक स्थिति बेकार थी। समझ गए ना सर? कैसे? क्योंकि उन घरों से किस प्रकार के मृदभांड मिल रहे हैं, वो मृदभांड कैसे हैं, वस्तुएं कौन सी मिल रही हैं, सामान्य वस्तुएं मिल रही है तो नॉर्मल है, और एक्सपेंसिव चीजें मिल रही है तो वो अमीर घर है। बात समझ गए? तो ये दो तरीके हमने अपनाए थे बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के अंदर, क्या पता करने के लिए, बात समझ गए, वहां पे सामाजिक आर्थिक भिन्नता को पता करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी जो है वो क्या थी। समझ गए? चलिएगा देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी जो है नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को, कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, पार्ट 5 में। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि उनकी कृषि की जो तरीके थे, टेक्नोलॉजी थी, वो कैसी थी, कहां की, हड़प्पा सभ्यता की। देखो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो आप बोलोगे भैया हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर कृषि होती थी, इस बात के साक्ष्य हमें मिलते भी हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक जगह मिली कालीबंगन, क्या मिला, कालीबंगन, जो राजस्थान के अंदर थी। अब कालीबंगन के अंदर हमें जुते हुए खेत के क्या मिल गए, साक्ष्य। कालीबंगन के अंदर हमें क्या मिल गए भैया, जुते हुए खेत के क्या मिल गए, साक्ष्य मिले। बात समझ गए? और हमें चैली स्थान हो गया, एक जगह थी चैली स्थान, ठीक, एक बनावली हो गया, तो चैली स्थान हो गया, बनावली हो गया। यहां पर हमें जो खेत थे, क्या थे, जो खेत, उन खेतों पर पार्टीशन के निशान मिल गए। किसके निशान मिल गए, पार्टीशन के। तो इस आधार पर हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि भैया हड़प्पा सभ्यता में कृषि होती थी, उन्नत कृषि थी, बट हाँ कुछ चीजें हमें कृषि के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है, बट फिर भी हम बहुत सारी चीजों को अनुमान के आधार बताते थे। जैसे अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर वो कृषि के अंदर बताता है कि वो लोग बैलों का प्रयोग करते थे। अब ये बात हमें कैसे पता लगी कि वो लोग बैलों को जानते थे, बैलों का प्रयोग करते, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता में अगर आप यहां पर देखोगे
तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर वहां पर हमें एक मिट्टी का खिलौना मिल गया। क्या मिल गया? एक मिट्टी का खिलौना। अब ये देखो मिट्टी का खिलौना दिख गया। अब ये आगे जो है बैल है और पीछे क्या बना दिया भाई इसके, मानी जरूरत टाइप का, और हल, मतलब एक हमें मिट्टी का बना हुआ हल मिल गया वहां पे। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया उनके वो लोगों को बैल और हल दोनों की क्या थी, जानकारी थी, क्योंकि खिलौने से हमें पता लग गया। देखो मोहरों पर बैल बना हुआ था, अगर मोहरों पर बैल बना हुआ है, बैल की हड्डी मिल गई हमें, और हमें बैल का एक मतलब क्या मिल गई, मूर्ति मिल गई, खिलौना मिल गया मिट्टी का बना हुआ छोटा सा, तो इससे बात कंफर्म हो गई कि इनको बैलों की जानकारी थी, यानी कि वृषभ की जानकारी थी। और अगर इनको बैलों की जानकारी है तो बैल का प्रयोग भाई खेती में किया जाता है, खेत को जोतने के लिए, तो इनका बैलों का प्रयोग था। तो ये खेती में, बात समझ नहीं समझ गए, ये खेतों में खेतों को जोतने के लिए, क्या करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। बात समझ गए, क्लियर। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है क्योंकि बैलों का हमें क्या मिल गया, हड्डी मिल गई, बैलों की हड्डी मिलना, बैलों का चित्र मिल जाना मोहरों पर, और बैलों का हमें एक खिलौना मिल गया मिट्टी का। इस बात से कंफर्म हो गया कि इनको बैलों की जानकारी थी, समझ गए। उसके बाद मैंने बताया ना हल का प्रयोग, हमें वो मिट्टी का हल मिल गया बना हुआ खिलौने टाइप का, और ये लोग हल का प्रयोग करते थे खेतों को जोतने के लिए। इस बात की भी हमें क्या मिल गई, जानकारी मिल गई, क्योंकि हमें खिलौना मिल गया और कुछ जैसे बना, मैंने कहा ना कालीबंगन के अंदर जो था वो खेत मिल गया जिसपे लाइन लाइन बनी हुई थी। अब अगर खेत पे लाइन लाइन बनी हुई है तो इससे बात कंफर्म हो जाती है कि भैया खेतों को जोता करते थे। यहां से भी कंफर्मेशन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर मैंने बताया ना, और 2 फसलों का उगाना, मैंने कहा था ना चालीस्थान में हमें एक खेत मिला जिसमें पार्टीशन डला हुआ था, यानी कि ये एक साथ 2 फसलों को उगाया करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। कितनी फसलों को एक साथ? 2 फसलों को उगाया करते थे, समझ गए, क्लियर। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था, तो हड़प्पा सभ्यता में नहरें मिली भाई, सिंधु, मैंने कहा था पूरी सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी, और रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, बात समझ गए, चेनाब, तो इनके किनारे ये सभ्यता जो बसी हुई थी, ज्यादा करके इनके खेत वगैरह इन नदियों किनारे होते थे, और नदियों से इन्होंने नहरें बनवा रखी थी, कुएं वगैरह इन्होंने डेवलप कर रखे थे। बाकी तो वर्षा थी उस टाइम पे, प्राकृतिक खेती, तो इस तरह से अपनी कृषि को किया करते थे। हाँ, बट हमें कृषि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि जो कृषि वाले प्रोडक्ट हैं वो गल जाते हैं, आपको पता होगा ना, जैविक चीजें, अजैविक चीजें, तो कृषि वाली चीजें जो होती है वो गल जाती हैं, जैविक होती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हमें कपास के दाने, थोड़े बहुत जले हुए गेहूं के दाने, तो इन सब चीजों से हमें अंदाजा लग गया कि इनको इस चीज की जानकारी थी। कमेंट करके बताना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस चीज की कृषि करी। बात समझ गए, क्लियर। ऑप्शन देता हूं, जौ, बाजरा और मक्का, ठीक है, गेहूं भी हो गया। चलो 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, बताना ऑप्शन कमेंट में। तो 2 फसलों को उगाना, ये एक साथ कितने फसलों को, 2 फसलों को उगाया करते थे। सिंचाई की व्यवस्था कुएं वगैरह से, नहरों से और नदियों से। नहर इन्होंने कई जगहों पर डेवलप की थी, कुएं हो गए, बाकी प्रकृति के लिए तो उस पर वर्षा पर डिपेंड थी, और ये नदियों से, बात समझ गए, सिंचाई किया करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। इनकी कृषि प्रौद्योगिकी यही है। हाँ, बाकी ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बीजों को बोते थे या फिर ये लोग बीजों का छिड़काव किया करते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये लोग तिल, जौ, बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, ये सब उगाया करते थे, और ये सब की जानकारी हमारे पास है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यानी कि मोहनजोदड़ो की विशेषता समझाऊंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।